1905 भारत पर औपनिवेशिक शासन अपनी पकड़ कस चुका है। देश का मन घुट रहा है। निराशा, बिखराव और दमन के बीच एक नई चेतना जन्म लेने की कोशिश कर रही है। बंगाल विभाजन की चिंगारी ने राष्ट्रभाव की पहली बड़ी लहर जगाई। यही थी वह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसे हमने एपिसोड 1 औपनिवेशिक परछाइयां में देखा। यह वह काल था जब भारत ने पहली बार महसूस किया कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, एक नैतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है। पर फिर भी देश के भीतर एक गहरी कमी बनी रही। संगठन की। उसी अशांत काल में जन्म लेते हैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। एपिसोड 2 ने हमें नागपुर की गलियों में ले जाकर दिखाया कि कैसे एक चमकदार, संवेदनशील और राष्ट्रभक्त बालक धीरे धीरे एक क्रांतिकारी डॉक्टर बनता है। कोलकाता की क्रांतिकारी हवा, नागपुर की सामाजिक टूटन और भारत की सामूहिक बेचैनी उनके भीतर एक संकल्प गढ़ती है। भारत को सही दिशा चाहिए और दिशा व्यक्ति निर्माण से आएगी। यही संकल्प एक दिन उन्हें प्रथम शाखा की स्थापना तक ले जाता है। 1925 की विजयादशमी। नागपुर के छोटे से मैदान में एक शांत पर इतिहास निर्माण करने वाला क्षण। पहली शाखा ने एक बीज बो दिया था, पर वह बीज अभी पेड़ नहीं बना था। आरएसएस का शरीर खड़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अभी जन्म लेनी थी। यह आत्मा किसी आदेश से नहीं जन्म लेती, यह जन्म लेती है प्रतिज्ञा से। और शरीर का स्वरूप पूर्ण होता है नामकरण से। एपिसोड 1 ने हमें दिखाया कि क्यों भारत को संगठन चाहिए था। एपिसोड 2 ने हमें दिखाया कि डॉक्टर जी क्यों उस संगठन के जन्मदाता बने। और अब एपिसोड 3 हमें उस गहन यात्रा पर ले जाता है जहां आरएसएस केवल शाखाओं का समूह नहीं रहता, बल्कि एक दर्शन, एक जीवन शैली और एक राष्ट्रीय चेतना बनकर उभरता है। आज हम उस काल में प्रवेश करते हैं जब 1925 और 1926 के बीच आरएसएस की आत्मा आकार लेती है। एक प्रतिज्ञा के शब्दों में और एक नाम के उच्चारण में। वेलकम टू एपिसोड 3। प्रतिज्ञा, नामकरण और आरएसएस की आत्मा का जन्म। जहां वह बीज जिसे हेडगेवार ने लगाया था, पहली बार अंकुरित होना शुरू हुआ। दैनिक शाखाओं का विस्तार, स्वयंसेवकों का निर्माण और वह अद्भुत यात्रा जहां एक विचार आंदोलन बना और आंदोलन संस्कृति। आज के एपिसोड में हम देखेंगे आरएसएस का प्रारंभिक विस्तार, शाखा के सिद्धांत और स्वयंसेवक बनने की अनूठी प्रक्रिया। वर्ष था 1925। विजयादशमी के पावन दिन पर नागपुर में एक छोटे से मैदान में कुछ युवा एकत्र हुए थे। देखने में यह एक साधारण सी गतिविधि लगती थी। कुछ व्यायाम, कुछ खेल और एक गंभीर परंतु सहज व्यक्तित्व वाले डॉक्टर के मार्गदर्शन में चलने वाली शाखा। लेकिन उस दिन और उसके बाद के दिनों में जो कुछ घट रहा था वह साधारण नहीं था। वह भारतीय इतिहास का एक नया अध्याय था जो धीरे धीरे पर अत्यंत दृढ़ता के साथ आकार ले रहा था। पहली शाखा के जन्म ने डॉक्टर हेडगेवार को स्पष्ट संकेत दिया था कि युवाओं में ऊर्जा है, देशभक्ति है और कुछ बड़ा करने की आकांक्षा है। लेकिन वे यह भी जानते थे कि केवल उत्साह स्थायी नहीं होता। उत्साह नदी की तरंगों की तरह है, कभी तेज, कभी मंद। संगठन को चाहिए था वह शक्ति जो केवल मन से नहीं, आत्मा से आती है। शाखा के आरंभिक दिनों में युवा नियमित रूप से आते थे। वे अनुशासन सीखते, व्यायाम करते, समूह में काम करने की आदत विकसित करते। लेकिन यह स्पष्ट था कि युवाओं को सिर्फ शरीर का प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं लग रहा था। उनके मन में प्रश्न उठ रहे थे कि हम यहाँ क्यों आते हैं? हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा योगदान देश को कैसे बदल सकता है?
डॉक्टर जी यह सब देख रहे थे। वे समझ रहे थे कि शाखा एक बड़ा प्रभाव डाल सकती है, लेकिन इसके लिए एक साझा उद्देश्य, एक स्पष्ट दिशा और एक आंतरिक संकल्प आवश्यक है। पहली शाखा ने संघ को शरीर दिया था, लेकिन शरीर तब तक निष्प्राण होता है जब तक उसमें आत्मा नहीं आती। डॉक्टर जी जानते थे कि यह आत्मा किसी आदेश या बाहरी प्रेरणा से नहीं, बल्कि एक गहरे वचन से जन्म लेगी। एक ऐसी प्रतिज्ञा जो स्वयंसेवक के जीवन का आधार बन जाए। उन्हें अनुभव हो रहा था कि यह संगठन अभी शैशव अवस्था में है, पर वे यह भी समझते थे कि भारत की आने वाली पीढ़ियां इसी शाखा के माध्यम से एक दिन एक नई सामाजिक चेतना प्राप्त करेंगी। यह समय था स्थापना का नहीं, दिशा खोजने का। यह वही क्षण था जब डॉक्टर हेडगेवार के मन में एक गहरी, मौन लेकिन अत्यंत निर्णायक प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आरएसएस को एक आत्मा देने की प्रक्रिया। डॉक्टर हेडगेवार कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही थे और समाज की नब्ज को समझने वाले चिकित्सक थे। वे जानते थे कि भारत सिर्फ विदेशी शासन से नहीं, बल्कि आंतरिक विघटन, अव्यवस्था और चरित्र के क्षरण से भी पीड़ित है। उनके सामने स्पष्ट प्रश्न था कि क्या केवल आंदोलन देश को मुक्त कर देगा? उत्तर था नहीं। डॉक्टर जी गहराई से समझते थे कि यदि भारत को दीर्घकालिक स्थिरता और शक्ति चाहिए, तो उसका आधार केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं, बल्कि व्यक्तियों का परिवर्तन होना चाहिए। वे एक महान सत्य जानते थे, राष्ट्र का निर्माण संविधान से नहीं, संस्कार से होता है। शाखा की गतिविधियां, व्यायाम, खेल, प्रार्थना, उत्साह तो पैदा कर रही थीं, परंतु यह उत्साह स्थायी परिवर्तन नहीं था। उन्हें एक ऐसी शक्ति चाहिए थी जो स्वयंसेवक के भीतर स्थिरता पैदा करे, ऐसे समय में भी जब चारों ओर अस्थिरता हो। वे लगातार चिंतन करते थे कि हमारे स्वयंसेवक को क्या चीज जीवन भर आरएसएस से जोड़े रखेगी। न तो राजनीति, न किसी पद की लालसा, न कोई बाहरी आकर्षण, बल्कि आत्मिक संकल्प जो व्यक्ति को भीतर से बदल दे। यही वह विचार था जिससे प्रतिज्ञा की आवश्यकता जन्मी। डॉक्टर जी धीरे धीरे समझने लगे कि शाखा को केवल एक संगठनात्मक ढांचा देकर छोड़ा नहीं जा सकता, उसे आत्मिक दिशा चाहिए। वे दुनिया के अन्य सफल संगठनों पर विचार करते थे, जहां एक शपथ, एक वचन, एक प्रतिज्ञा पूरे संगठन की नींव होता है। उनके चिंतन का मूल यही था कि स्वयंसेवक का हृदय जितना निर्मल और दृढ़ होगा, राष्ट्र उतना ही शक्तिशाली बनेगा। इस प्रकार आरएसएस की आत्मा की खोज वास्तव में भारतीय आत्मा को पुनर्जीवित करने की खोज थी, और यह यात्रा अब गहराई पकड़ने वाली थी। शाखा के शुरुआती दिनों में युवाओं की भागीदारी उल्लेखनीय थी। वे नियमित रूप से आते, समय पर पहुंचते, अभ्यास में रुचि लेते, पर धीरे धीरे उनके मन में गहरे प्रश्न उठने लगे। एक दिन कुछ युवा डॉक्टर जी के पास आए और बोले, हम रोज आते हैं, हम अनुशासन सीखते हैं, पर हम यह सब क्यों कर रहे हैं? हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? डॉक्टर जी इस जिज्ञासा से प्रसन्न हुए, क्योंकि यह जिज्ञासा संगठन के विकास का पहला संकेत थी। युवाओं के इन प्रश्नों के पीछे एक गहरी भावना थी, दिशा की तलाश। वे देश की स्थिति से असंतुष्ट थे। वे स्वतंत्रता चाहते थे। वे समाज में विभाजन और कमजोरी देखकर पीड़ित होते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे स्वयं क्या कर सकते हैं। उनके मन में संघर्ष था कि क्या हम केवल व्यायाम करके देश बदल सकते हैं? यह प्रश्न छोटा था, पर इसका उत्तर बहुत बड़ा था। डॉक्टर जी ने महसूस किया कि युवाओं को केवल गतिविधियां नहीं, बल्कि जीवन उद्देश्य चाहिए। यह उद्देश्य किसी नेता पर आधारित नहीं होना चाहिए, न किसी राजनीतिक पार्टी पर, न किसी आंदोलन की सफलता पर।
बल्कि उनकी अपनी आंतरिक जागृति पर आधारित होना चाहिए। यह स्पष्ट था कि आरएसएस का भविष्य युवाओं की इसी आंतरिक खोज में छिपा है। उन्हें चाहिए था एक ऐसा वचन, एक ऐसा संकल्प जो उन्हें सिर्फ शाखा में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षण में आरएसएस से जोड़कर रखे। यही वह क्षण था जब प्रतिज्ञा की आवश्यकता अनिवार्य हो गई। डॉक्टर जी समझ रहे थे कि ऊर्जा है, उत्साह है, पर उसे दिशा चाहिए। और दिशा तभी आती है जब व्यक्ति कहता है कि मैं यह जीवन एक उद्देश्य के लिए जीऊंगा। डॉक्टर हेडगेवार कई दिनों तक इस विचार में डूबे रहे कि आरएसएस का मूल क्या होना चाहिए। क्या व्यायाम? क्या शारीरिक क्षमता? क्या राष्ट्रगान? नहीं, आरएसएस का मूल होना चाहिए संकल्प। डॉक्टर जी जानते थे कि संकल्प व्यक्ति को बदलता है, और व्यक्ति बदलता है तो समाज बदलता है, और समाज बदलता है तो राष्ट्र उठता है। इस प्रक्रिया का आधार कोई बाहरी नियम नहीं बल्कि आंतरिक वचन होता है। यही से प्रतिज्ञा का विचार जन्मा। लेकिन यह प्रतिज्ञा कैसी हो? क्या इसमें कठोर शब्द हों? क्या इसमें धार्मिक भाषा हो? क्या इसमें किसी दल या विचारधारा का उल्लेख हो? डॉक्टर जी ने तय किया कि प्रतिज्ञा सार्वभौमिक होगी, हर भारतीय को जोड़ने वाली होगी, किसी व्यक्ति, समुदाय, भाषा या धर्म से बंधी नहीं होगी। प्रतिज्ञा को इतना सरल होना चाहिए कि बच्चा भी समझ सके, और इतना गहरा कि जीवन भर स्वयंसेवक को दिशा दे सके। यही वह समय था जब उन्होंने उस महान वाक्य को गढ़ा, भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए। यह वाक्य केवल राष्ट्रभक्ति का उद्घोष नहीं था, यह भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र था। यह भारत को केवल स्वतंत्र कराने की प्रतिज्ञा नहीं थी, बल्कि उसे वैश्विक सर्वोच्चता तक पहुंचाने का संकल्प थी। प्रतिज्ञा तैयार हो गई, लेकिन अब संगठन को चाहिए थी पहचान, एक नाम जो इन सभी भावनाओं को समेटे। आरएसएस को अब केवल आत्मा नहीं, नाम भी चाहिए था। संध्या का समय था, शाखा समाप्त हो चुकी थी, युवा गोलाकार खड़े थे। डॉक्टर जी आगे बढ़े, उनकी आंखों में गंभीरता और चेहरे पर आश्वासन था। उन्होंने गहरी सांस ली और पहली बार प्रतिज्ञा के शब्द बोले। उनका स्वर धीमा था, लेकिन भीतर से गूंजता हुआ, हम भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए। शब्द हवा में तैरते हुए युवाओं के दिलों में उतरते चले गए। कई स्वयंसेवकों के मन में कंपन सा उठा, जैसे कोई सोया हुआ भाव जाग गया हो। कुछ क्षणों के लिए मैदान में मौन छा गया। फिर युवाओं ने एक एक कर प्रतिज्ञा दोहराई। वह आवाज नाव जैसी तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसी शक्ति थी जो भारत के भविष्य को बदलने वाली थी। यह क्षण डॉक्टर जी के लिए साधारण नहीं था। वे जानते थे, अब आरएसएस केवल शरीर नहीं, आत्मा बन चुका है। प्रतिज्ञा ने स्वयंसेवकों को केवल सदस्य नहीं रहने दिया, वे अब राष्ट्र कार्य के साधक बन चुके थे। यह प्रतिज्ञा आगे चलकर लाखों युवाओं के जीवन की दिशा बनेगी। लेकिन उस समय उस छोटे से मैदान में कुछ ही युवाओं के बीच भारत के सबसे शक्तिशाली सामाजिक आंदोलन का आध्यात्मिक जन्म हो चुका था। प्रतिज्ञा के जन्म के बाद आरएसएस की संरचना बदलने लगी। स्वयंसेवक महसूस कर रहे थे कि अब शाखा केवल शारीरिक प्रशिक्षण या समूह गतिविधि का स्थान नहीं रह गई थी। यह एक जीवन दर्शन देने वाला केंद्र बन रहा था। लेकिन जैसे जैसे शाखाएं नियमित होने लगीं और नए युवा इसमें शामिल होने लगे, एक प्रश्न बार बार उठने लगा, इस संगठन का नाम क्या है? कुछ लोग इसे डॉक्टर जी की शाखा कहते, कुछ इसे नागपुर का नया दल कहते, और कुछ इसे युवाओं का राष्ट्रभक्ति मंडल। किंतु ये नाम न तो संगठन की आत्मा दर्शाते थे, न इसका उद्देश्य,
और न इसका भविष्य। डॉक्टर जी समझते थे कि नाम सिर्फ एक लेबल नहीं है, बल्कि एक विचारधारा का वाहक होता है। एक नाम में वह शक्ति होती है जो स्वयंसेवक के मन में गर्व पैदा करे, समाज में स्वीकार्यता दे और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दे। यदि संगठन बढ़ना चाहता है तो उसका नाम स्पष्ट, व्यापक और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। इसलिए डॉक्टर जी ने तय किया कि अब समय आ गया है कि संगठन को उसकी औपचारिक पहचान दी जाए। यह नाम सिर्फ नागपुर के लिए नहीं होना चाहिए। यह नाम आने वाले 100-200 वर्षों की पहचान बनेगा। इसलिए वह ऐसा होना चाहिए जो किसी जाति, पंथ या संप्रदाय में सीमित न हो, जिसमें राष्ट्र का विस्तार हो, जिसमें सेवा की पवित्रता हो और जिसमें संगठन के अनुशासन की झलक हो। नामकरण की प्रक्रिया हड़बड़ी से नहीं हो सकती थी। डॉक्टर जी जानते थे कि एक नाम का चयन संगठन के विचार, उसकी धारा और उसके भविष्य को परिभाषित करता है। यही कारण था कि वह कई दिनों तक सिर्फ एक प्रश्न पर चिंतन करते रहे। हमारे संगठन का वास्तविक स्वरूप क्या है? यही प्रश्न आगे ले जाएगा उस ऐतिहासिक क्षण तक जब संगठन को पहली बार कहा जाएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जब यह विचार स्पष्ट हुआ कि संगठन को नाम देना आवश्यक है, तो डॉक्टर हेडगेवार ने कुछ विश्वस्त और वरिष्ठ स्वयंसेवकों को बुलाया। उनके बीच चर्चा शुरू हुई। किसी ने कहा हिंदू राष्ट्र सेवक मंडल, देशभक्त युवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक मंडल, तो किसी ने कहा भारत सेवक दल। हर नाम में कुछ न कुछ गुण था, लेकिन हर नाम में कुछ सीमाएं भी थीं। कुछ नाम बहुत सांप्रदायिक लगते थे, जबकि आरएसएस का उद्देश्य संपूर्ण भारतीय समाज को जोड़ना था। कुछ नाम बहुत राजनीतिक प्रतीत होते थे, जबकि आरएसएस राजनीति से ऊपर समाज के चरित्र निर्माण पर केंद्रित संगठन बनने वाला था। कुछ नामों में सेवा थी लेकिन राष्ट्र नहीं, और कुछ में राष्ट्र था पर स्वयंसेवक की पहचान नहीं। डॉक्टर जी शांत थे। वे जानते थे नाम ऐसा होना चाहिए जिसमें भारत की आत्मा की सुगंध हो, सेवा की पवित्रता हो और संगठन की स्पष्टता हो। कई दिनों की चर्चाओं के बाद 3 शब्द सामने आए और डॉक्टर जी के मन ने कहा यही सही है। ये 3 शब्द थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इन तीनों ने मिलकर वह संरचना दी जिसने आगे चलकर लाखों स्वयंसेवकों की पहचान तय की। 3 शब्द, 3 स्तंभ, एक जीवन दर्शन। डॉक्टर जी ने महसूस किया कि भारत के पुनरुत्थान का सार इन 3 शब्दों में समाहित है। अब समय था इस नाम को औपचारिक रूप से संगठन को सौंपने का। पहला शब्द राष्ट्रीय। यह शब्द भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रीय चेतना का प्रतिनिधि था। डॉक्टर हेडगेवार जानते थे कि भारत का राष्ट्रत्व पश्चिमी शैली का नहीं है। यह जातीय या राजनीतिक परिभाषा से नहीं, बल्कि संस्कृति से जन्मा है। भारत एक राष्ट्र है क्योंकि उसकी जीवन दृष्टि एक है, उसका इतिहास एक है, उसका आध्यात्मिक आधार एक है। इसलिए संगठन का नाम ऐसा होना चाहिए था जो इस एकता के भाव को प्रतिबिंबित करे। राष्ट्रीय शब्द यह घोषणा करता है कि आरएसएस किसी जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग का संगठन नहीं है। यह संपूर्ण भारत का संगठन है। यह शब्द स्वयंसेवकों को यह याद दिलाता था कि उनका लक्ष्य किसी एक क्षेत्र की समस्या नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत का उत्थान है। यह शब्द कहता है आपको भारत को वैभवशाली बनाना है, सशक्त बनाना है, समर्थ बनाना है। राष्ट्रीय शब्द में वह विस्तार था जो एक छोटे संगठन को संपूर्ण देश का संगठन बना सकता था। कुछ लोग पूछ सकते थे, क्या केवल व्यायाम करने से राष्ट्र बनेगा? लेकिन डॉक्टर जी जानते थे कि राष्ट्र पहले मन में बनता है, फिर व्यवहार में। और राष्ट्रीय शब्द स्वयंसेवक के मन में भारत को सर्वोपरि बनाता था।
यह शब्द संगठन के दर्शन का पहला स्तंभ बना। अब संगठन का आधार तय हो चुका था। राष्ट्र। दूसरा शब्द स्वयंसेवक। डॉक्टर हेडगेवार इस शब्द को चुनते समय अत्यंत स्पष्ट थे। यह संगठन सत्ता से नहीं चलेगा, राजनीति से नहीं चलेगा, बल्कि सेवा से चलेगा। और सेवा तब ही शुद्ध होती है जब वह स्वतः प्रेरित हो, बिना किसी पुरस्कार, बिना किसी पद, बिना किसी मान्यता की इच्छा के। इसलिए स्वयंसेवक शब्द आरएसएस के केंद्र में स्थापित किया गया। स्वयंसेवक का अर्थ है जो स्वयं आगे बढ़े, जो स्वेच्छा से काम करे, जो न थके, न पीछे हटे, न किंतु परंतु करे। इस शब्द ने आरएसएस को एक अनूठी पहचान दी। यह संगठन आदेश से नहीं, प्रेरणा से चलने वाला है। स्वयंसेवक राष्ट्र का सैनिक भी है, राष्ट्र का सेवक भी, और समाज का निर्माता भी। उसका जीवन वचन से बंधा है, प्रतिज्ञा से। स्वयंसेवक शब्द आत्मानुशासन का भी प्रतीक है। यह बताता है कि स्वयंसेवक बाहरी दंड से नहीं, भीतरी आग्रह से चलते हैं। इस शब्द ने आरएसएस को गतिविधि या पार्टी नहीं रहने दिया। यह एक जीवन शैली बना। तीसरा शब्द संघ। यह शब्द सरल है परंतु अत्यंत गहरा। डॉक्टर जी चाहते थे कि आरएसएस किसी एक व्यक्ति पर आधारित संगठन न बने। व्यक्ति बदलते हैं, समय बदलता है, पर विचार स्थायी रहना चाहिए। संघ शब्द भारतीय परंपरा का प्रतिनिधि था। सहकार, एकता, सामूहिक चेतना और अनुशासन। इस शब्द ने यह स्पष्ट कर दिया कि आरएसएस व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का स्थान नहीं है, यह सामूहिकता का स्थान है। यहां निर्णय व्यक्ति नहीं, संघ करता है। यहां नेतृत्व अधिकार से नहीं, सेवा से प्राप्त होता है। और जहां संगठन और अनुशासन होते हैं, वहां स्थिरता, विकास और प्रभाव सुनिश्चित होता है। संघ शब्द ने आरएसएस को न तो क्लब बनने दिया, न आंदोलन, न केवल समूह। यह एक स्थायी संगठन बना। यही वह शब्द था जिसने आरएसएस को आने वाले वर्षों में भारत का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन बनाने की नींव रखी। साल 1926 की एक शांत, सहज संध्या। नागपुर की शाखा में सामान्य दिनों की तरह अभ्यास समाप्त हो चुका था। युवा गोलाकार खड़े थे, थोड़े थके हुए पर उत्साह से भरे। डॉक्टर हेडगेवार ने उनसे कहा, आज शाखा समाप्त होने के बाद आप यहीं रुके रहें। हमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। युवक जिज्ञासु हो गए। डॉक्टर जी आगे बढ़े। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, पर आंखों में तेजस्विता। उन्होंने कहा, अब तक हम जो कार्य कर रहे हैं वह छोटा नहीं है, पर अब यह केवल नागपुर का कार्य नहीं रहा, यह राष्ट्र का कार्य बन चुका है। और जब उद्देश्य इतना व्यापक हो तो संगठन को एक स्पष्ट पहचान चाहिए। फिर कुछ क्षण मौन रहा। डॉक्टर जी ने गहरी आवाज में कहा, अब इस संगठन का नाम होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जैसे ही शब्द गूंजे, मैदान में एक आध्यात्मिक ऊर्जा फैल गई। युवकों के चेहरों पर गर्व की चमक उभर आई। कुछ क्षणों के लिए वातावरण बिल्कुल मौन रहा, जैसे इतिहास स्वयं रुककर इस क्षण को देख रहा हो। नाम साधारण था, पर उसका अर्थ अत्यंत गहरा। राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र सर्वोपरि। स्वयंसेवक मतलब स्वेच्छा से सेवा करने वाला। संघ मतलब एकता और अनुशासन का संगठन। यही तीन शब्द आगे चलकर भारत के सबसे प्रभावशाली सामाजिक संगठन की पहचान बनने वाले थे। युवक समझ रहे थे, यह सिर्फ नामकरण नहीं है, यह एक दिशा, एक पहचान, एक वर्तमान में बोया गया भविष्य है। डॉक्टर जी बोले, आज से आप केवल युवा नहीं रहे, आप आरएसएस स्वयंसेवक हैं।
उस रात शाखा में जो शांत क्रांति जन्मी, उसका प्रभाव आने वाले वर्षों में भारत के हर गांव, नगर और प्रांत में दिखाई देगा। नाम के उच्चारण के साथ ही आरएसएस का मन, मस्तिष्क और शरीर पूर्ण हुआ। जैसे ही आरएसएस नाम घोषित हुआ, शाखा की गतिविधियों में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगा। पहले शाखा केवल अभ्यास, व्यायाम और खेल का स्थान थी, लेकिन अब यह एक राष्ट्रीय संगठन की तरह दिखने लगी। स्वयंसेवकों को इस नाम ने एक पहचान दी, एक गर्व, एक जिम्मेदारी, एक स्थायी बंधन। अब शाखा की हर गतिविधि किसी बड़े उद्देश्य की ओर निर्देशित लगती थी। व्यायाम केवल शरीर को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र की सेवा के लिए शक्ति बनाने के लिए था। अनुशासन केवल एक नियम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की प्रक्रिया बन गया। गीतों में ऊर्जा थी, प्रार्थना में गहराई थी और प्रतिज्ञा में जीवन की दिशा थी। आरएसएस का नाम स्वयंसेवकों के लिए एक ढाल भी था और एक आह्वान भी। यह नाम उन्हें याद दिलाता था कि अब वे किसी छोटे समूह का हिस्सा नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का अभिन्न भाग हैं। नाम का प्रभाव केवल स्वयंसेवकों तक सीमित नहीं रहा। समाज के लोग भी अब इस संगठन को गंभीरता से देखने लगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम सुनते ही लोगों को लगता कि यह संगठन राष्ट्र के लिए कुछ बड़ा करने आया है। कुछ ही दिनों में शाखा के भीतर नया आत्मविश्वास दिखाई देने लगा। युवक अपने चलने, बोलने और व्यवहार में बदलाव महसूस कर रहे थे, जैसे नाम ने उनके जीवन में नई रोशनी भर दी हो। आरएसएस की पहचान अब स्थिर हो चुकी थी। संगठन का उद्देश्य स्पष्ट था। अब आवश्यक था इस आत्मा को सामाजिक सेवा और चरित्र निर्माण के माध्यम से जमीन पर उतारना। प्रतिज्ञा और नाम। आरएसएस के इतिहास में ये दो घटनाएं केवल प्रक्रियाएं नहीं थीं, ये आरएसएस के जीवन और दर्शन के दो शाश्वत स्तंभ बने। प्रतिज्ञा ने आरएसएस को उसकी आत्मा दी, एक ऐसा संकल्प जो व्यक्ति को जीवन भर दिशा देता है, और नाम ने आरएसएस को उसकी पहचान दी, एक ऐसी पहचान जो सैकड़ों वर्षों तक कायम रह सके। प्रतिज्ञा स्वयंसेवक के हृदय को बदलती है, नाम स्वयंसेवक के मन और समाज की दृष्टि में उसकी भूमिका तय करता है। प्रतिज्ञा कहती है कि मैं राष्ट्र के लिए हूं, और नाम कहता है कि हम राष्ट्र की सेवा के लिए संगठित हैं। ये दोनों मिलकर आरएसएस को साधारण संगठन नहीं रहने देते, इसे एक आदर्शवादी जीवन आंदोलन बना देते हैं। प्रतिज्ञा के कारण स्वयंसेवक बाहरी कठिनाइयों में भी दृढ़ रहते हैं। नाम के कारण समाज आरएसएस को एक विश्वसनीय संगठन के रूप में स्वीकार करता है। प्रतिज्ञा व्यक्ति को अनुशासित बनाती है, नाम संगठन को विस्तार देता है। इन दोनों के संयोजन ने आरएसएस को वह वैचारिक स्थिरता दी जो अनेक संगठनों के आने जाने के बीच भी उसे अडिग बनाए रखती है। डॉक्टर जी ने प्रतिज्ञा और नाम दोनों को एक साथ जन्म नहीं दिया था। प्रतिज्ञा पहले बनी आत्मा के रूप में, नाम बाद में आया शरीर के रूप में। संगठन के भीतर प्रतिज्ञा चुपचाप परिवर्तन का बीज बनकर उगती है, और नाम समाज में संगठन की जड़ें फैलाता है। प्रतिज्ञा भीतर से बदलती है और नाम बाहर से जोड़ता है। आरएसएस की शक्ति इसी संतुलन में निहित है, भीतर संकल्प, बाहर संगठन। नामकरण और प्रतिज्ञा के बाद शाखा का वातावरण पूरी तरह बदल गया। पहले शाखा केवल व्यायाम और अनुशासन का अभ्यास स्थल थी, अब यह युवाओं के लिए एक व्यक्तित्व परिवर्तन केंद्र बन गई। शाखा में हर गतिविधि का एक गहरा उद्देश्य था। सूर्य नमस्कार भारतीय संस्कृति से जुड़ाव के लिए, व्यायाम शारीरिक दृढ़ता के लिए, खेल समूह भावना के लिए, गीत आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए।
प्रार्थना संकल्प की याद के लिए, प्रतिज्ञा जीवन उद्देश्य की पुष्टि के लिए। अब शाखा एक साधारण दिनचर्या नहीं थी, यह एक जीवन शैली थी। शाखा का वातावरण इतना आत्मीय और प्रेरक था कि जो युवक एक बार आता वह स्वाभाविक रूप से फिर लौट आता। यहाँ कोई भेदभाव नहीं था, न जाति का, न भाषा का, न आर्थिक स्तर का। सभी समान थे, क्योंकि सबका उद्देश्य समान था। आरएसएस की शाखा में नेतृत्व जन्म लेता था, स्वयंसेवा को पहचान मिलती थी और व्यक्ति में वह तेज उत्पन्न होता था जो जीवन भर उसके भीतर रहता है। शाखा युवा मन को अनुशासन देती थी, लेकिन यह अनुशासन बाध्यता से नहीं, प्रेरणा से पैदा होता था। डॉक्टर जी जानते थे, जब व्यक्ति भीतर से बदलेगा तभी समाज बदलेगा। आरएसएस ने शाखा के माध्यम से उस परिवर्तन को संभव बनाया जो भारत को एक संगठित, सक्षम राष्ट्र बनाने की दिशा में पहला वास्तविक कदम था। यही शाखा आगे चलकर लाखों युवाओं के जीवन को दिशा देगी। नामकरण और प्रतिज्ञा के बाद आरएसएस की चर्चा समाज में फैलने लगी। लोग कहते कि ये स्वयंसेवक अलग हैं। क्यों? क्योंकि उनका व्यवहार अलग था। वे न गुस्सा करते, न विवाद करते, न शोर मचाते। वे तो चुपचाप काम करते थे, जिस काम की समाज को सबसे अधिक जरूरत थी। जहां गंदगी होती, स्वयंसेवक पहुंच जाते। जहां कोई लड़ाई झगड़ा होता, स्वयंसेवक समाधान कराते। जहां किसी को मदद की जरूरत होती, स्वयंसेवक तुरंत सहायता करते। धीरे धीरे समाज ने महसूस किया कि आरएसएस केवल शाखाओं का संगठन नहीं है, यह विश्वास का संगठन है। उनकी वर्दी, उनकी समान चाल, उनका सामूहिक व्यवहार लोगों के मन में एक सुरक्षा और स्थिरता की भावना जगाते थे। आरएसएस समाज से दूर नहीं था, समाज के बीच था और समाज के लिए था। यह वह काल था जब आरएसएस नागपुर के नागरिक जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा बनकर उभरने लगा। लोग कहते कि इन लड़कों में कुछ तो खास है, और वह खास था। नाम में निहित संगठन और प्रतिज्ञा में निहित संकल्प। आरएसएस का नेतृत्व उसी काल में आकार लेने लगा, लेकिन यह नेतृत्व किसी पद, वर्दी या अधिकार से उत्पन्न नहीं होता था। यह नेतृत्व सेवा से जन्म लेता था। डॉक्टर हेडगेवार इस बात पर दृढ़ थे कि आरएसएस में नेतृत्व का अर्थ आदेश देना नहीं, बल्कि स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करना है। यहाँ नेता वह होता था जो सबसे पहले शाखा में पहुंचे, जो सबसे बाद में जाए, जो सबसे अधिक सेवा करे, जो सबसे अधिक संयमित रहे। यह नेतृत्व विनम्रता से बना था, अहंकार से नहीं। किसी भी संगठन में नेतृत्व उसकी दीर्घायु और स्थिरता का मापदंड होता है। आरएसएस में जन्मा यह नेतृत्व मॉडल अद्वितीय था। यह कर्ता को बड़ा बनाता था, पद को नहीं। कई युवा इस नेतृत्व शैली को देखकर आरएसएस से गहराई से प्रभावित होते थे। वे देखते थे कि डॉक्टर जी स्वयं नियमों का पालन पहले करते। वे स्वयंसेवकों पर अपनी बात थोपते नहीं थे, बल्कि उन्हें प्रेरित करते थे। आरएसएस में यह मान्यता थी कि नेता वही जो पीछे खड़े होकर आगे वालों को आगे बढ़ाए। यही कारण था कि आरएसएस में कोई हीरो नहीं बनता था, एक पूरी पीढ़ी बनती थी। यह नेतृत्व शैली आरएसएस की आगे की यात्रा में सबसे स्थिर स्तंभों में से एक साबित हुई। यह संगठन किसी एक व्यक्ति पर नहीं टिका, यह विचार, आदर्श और सामूहिक नेतृत्व पर टिका था। संगठन के भीतर नेतृत्व की यह भावना युवाओं के हृदय को छूती थी। उन्हें यह महसूस होता था कि यहाँ हर व्यक्ति बड़ा बन सकता है, यदि वह निस्वार्थ सेवा को अपनाए। यही नेतृत्व मॉडल आने वाले दशकों में आरएसएस को गांव-गांव, शहर-शहर में फैलाएगा।
यही नेतृत्व स्वयंसेवकों को आज तक एक धुरी पर टिकाकर रखता है। सेवा सर्वोपरि। प्रतिज्ञा और नाम मिलते ही आरएसएस के भीतर ऊर्जा बढ़ने लगी। यह ऊर्जा किसी आदेश से उत्पन्न नहीं हुई थी, यह प्रेरणा से उपजी थी। स्वयंसेवक अपने मित्रों को शाखा में लाने लगे। किसी ने अपने पड़ोसी को बुलाया, किसी ने अपने सहपाठी को। शाखाएं अपने आप बढ़ने लगीं। न कोई पोस्टर, न कोई विज्ञापन, न कोई सभा। आरएसएस का यह विस्तार भारत के किसी भी अन्य सामाजिक संगठन से अलग था। क्यों? क्योंकि आरएसएस बताता नहीं था हम बड़े होंगे। आरएसएस करता था हम मेहनत करेंगे। 1926 के अंत तक नागपुर में कई क्षेत्रों में प्रतिदिन शाखाएं लगने लगीं। कई लोग कहते, यह सब कैसे हो रहा है, किसने योजना बनाई? लेकिन वास्तव में यह कोई योजनाबद्ध अभियान नहीं था। आरएसएस एक बीज की तरह था, जिसकी जड़ें स्वयंसेवकों के मन में थीं और शाखाएं समाज में फैल रही थीं। युवकों को शाखा में ऊर्जा, अनुशासन और उद्देश्य मिलता था। जो एक बार आता वह फिर लौटना चाहता था। अपनी शाखा में वह अकेला नहीं था, वह एक बड़े परिवार का हिस्सा महसूस करता था। एक ऐसा परिवार जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है। यह प्रेरणा इतनी स्वाभाविक थी कि विस्तार बिना प्रयास के होता रहा। यह विस्तार बताता था कि आरएसएस आंदोलन नहीं, एक जीवंत सामाजिक प्रक्रिया है। आरएसएस का अनुशासन उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। पर यह अनुशासन सेना की तरह आदेशों से नहीं आता था। यह अनुशासन प्रतिज्ञा से जन्मा था। स्वयंसेवक समय पर आते क्योंकि वे चाहते थे कि उनका दिन राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से शुरू हो। वे एक समान चलना सीखते क्योंकि यह मन की एकता दर्शाता था। वे अभ्यास करते क्योंकि यह शरीर को राष्ट्र कार्य के लिए योग्य बनाता था। आरएसएस का अनुशासन कठोर नहीं, स्वाभाविक था। यह अनुशासन स्वयंसेवक के मन से निकलता था क्योंकि उसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जीवन भर राष्ट्रधर्म का पालन करूंगा। आरएसएस में दंड का भय नहीं था, कर्तव्य का आकर्षण था। डॉक्टर जी हमेशा कहते, अच्छा स्वयंसेवक वह है जिसे कोई आदेश देने की आवश्यकता न पड़े। युवक इस बात को दिल से अपनाते थे। इस अनुशासन ने आरएसएस को इतना प्रभावशाली बना दिया कि किसी भी स्वयंसेवक को देखकर लोग कह उठते कि यह संघ का युवक है। यह पहचान पहनावे से नहीं, व्यवहार से थी। आरएसएस का यह अनुशासन आने वाले समय में उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरा। आरएसएस का इतिहास चाहे जितना विशाल क्यों न हो, उसकी नींव दो चीजों पर टिकी है, प्रतिज्ञा और नामकरण। ये दोनों घटनाएं 1925-26 के उस शांत काल में हुई जब कोई बड़ी सभा नहीं थी, कोई प्रचार नहीं था, कोई राजनीतिक शोर नहीं था। सिर्फ कुछ युवक और एक महान विचार। प्रतिज्ञा ने आरएसएस को एक वैचारिक स्थिरता दी। यह प्रतिज्ञा स्वयंसेवक के मन में एक चिरस्थायी ज्योति बन गई, जो जीवन भर उसे दिशा देती है। नाम ने आरएसएस को पहचान दी। इस पहचान ने संगठन को पूरे देश में प्रसार की शक्ति दी। प्रतिज्ञा का मतलब व्यक्तिगत रूपांतरण, नाम का मतलब संगठनात्मक विस्तार। इन दोनों के संयोग ने आरएसएस को एक ऐसा ढांचा दिया जिसमें विचार और संगठन दोनों संतुलित रूप से विकसित हो सके। कई संगठन समय के साथ कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि उनकी नींव विचार पर नहीं होती या केवल व्यक्ति विशेष पर होती है। पर आरएसएस की नींव किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि प्रतिज्ञा पर थी, जो लाखों स्वयंसेवकों को एक ही उद्देश्य से जोड़ती है। और आरएसएस की पहचान किसी क्षेत्र विशेष पर नहीं बल्कि राष्ट्र पर आधारित थी, जो इसे अगले 100 वर्षों के लिए प्रासंगिक बनाए रखी।
नामकरण और प्रतिज्ञा आरएसएस के इतिहास के केवल अध्याय नहीं हैं, ये उसकी धड़कन हैं।